हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास सिक्स के एनसीईआरटी। क्लास सिक्स के एनसीईआरटी जो हिस्ट्री के एनसीईआरटी है, आवर पास्ट, उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। और क्लास सिक्स के एनसीईआरटी की सीरीज हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। तो इस एनसीईआरटी सीरीज में आपको काफी अच्छे से हम लोग बताएंगे। मैं बताऊंगा कि हिस्ट्री को कैसे पढ़ना है, और हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट पॉइंट को डायग्राम्स के थ्रू और पिक्चर्स के थ्रू आज हम लोग देखने वाले हैं। तो ये क्लास सिक्स के एनसीईआरटी के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको मैं लेके आया हूँ। और क्लास सिक्स के एनसीईआरटी के चैप्टर वन में जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको मैं आज आप सभी के समक्ष रखने वाला हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, और लास्ट में कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है, और क्या हम लोग ऐसे ही ये वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं या नहीं। तो क्लास सिक्स के एनसीईआरटी का पहला अध्याय है क्या कब कहाँ और कैसे, यानी व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। तो इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो लेक्चर होगा ना, वो इतने अच्छे से मैंने डिजाइन किया है पीपीटी को, उसको आप पढ़िएगा और आपको बहुत शानदार लगेगा ये पीपीटी। मानव सभ्यता का आरंभ, भौगोलिक इतिहास और हमारे अतीत के प्रमाण, ये एनसीईआरटी क्लास सिक्स हिस्ट्री के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये ज्यादातर किसके लिए इम्पोर्टेंस है, तो यदि आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं और आपके पास समय कम है, तो आप इस लेक्चर के थ्रू रिवीजन कर सकते हैं। मतलब इसमें मैं यही इम्पोर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट किया हूँ, तो इसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो दूसरा, हाँ, तो ये देखते हैं हम लोग इतिहास क्या है। तो क्लास सिक्स के एनसीईआरटी का पहला ही चैप्टर में है कब क्या क्यों और कैसे। इसमें चैप्टर का नाम है, तो इसमें पहला है कि इतिहास क्या है। तो आप कमेंट में बताइएगा पहले तो इतिहास क्या है। तो अतीत से वर्तमान को समझने की कुंजी को हम इतिहास के रूप में देख सकते हैं। तो इतिहास क्या है, इसके लिए इतिहास केवल तारीखों का रटा इतिहास केवल तारीखों का रटा नहीं है। मतलब इतिहास वो है जो केवल तारीखों के द्वारा रटा नहीं है, बल्कि मानव समाज में आए बदलाव और निरंतरता का विज्ञान है, आम लोगों की कहानी है। मतलब इतिहास क्या है, तो इतिहास केवल तारीखों का रटा रटाया हुआ समय काल नहीं है, बल्कि मानव समाज में आए बदलाव, निरंतरता का विज्ञान है। मतलब इतिहास में क्या क्या बदलाव आए, कैसी सभ्यताएं उत्पन्न हुई, उस सभ्यता की शुरुआत कैसे हुआ, उसमें क्या चेंजेज आए, मानव पहले कैसे था, कैसे वो अपनी स्थिति को चेंज किया और आज के होमो सेपियंस के रूप में परिवर्तित हुआ, इसके बारे में हम लोग जान रहे हैं। तो सबसे पहले मानव क्या था, तो सबसे पहले मानव हंटर के रूप में कार्य करता था, यानी शिकारी हुआ करता था। शिकारी या संग्राहक जिसको आप बोल सकते हैं। उसके बाद जब मानव शिकारी या संग्राहक से थोड़ा विकसित हुआ, तो इन्होंने कृषि और पशुपालन करना शुरू किया। वाह। तो इतिहास को बेसिकली हम लोग संभावनाओं के रूप में पढ़ते हैं। हम लोग ये पूरी तरीके से जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं कि इतिहास में ये चीजें घटी हुई है। और खासकर प्राचीन इतिहास जब हम लोग पढ़ते हैं उस समय, प्राचीन इतिहास में जब आप लोग पढ़ेंगे तो इतिहास को तीन प्रकार में हम लोग बांटते हैं। हिस्ट्री को हम लोग थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो हम लोग प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं, एक हम लोग मध्यकालीन इतिहास पढ़ते हैं, और एक हम लोग आधुनिक इतिहास पढ़ते हैं। तो खासकर प्राचीन इतिहास की जब हम लोग बात करते हैं, तो इस समय कुछ ऐसे टाइम पीरियड है जिसको लिखा नहीं गया है। तो इस टाइम पीरियड में हम लोग पूरे एकदम प्रूफ के तौर पे बात नहीं कर सकते हैं कि हाँ, ये घटनाएं इतिहास में घटी हुई होंगी। ठीक है। तो जो इतिहास का पहला चैप्टर है उसमें इतिहास क्या है, तो इतिहास अतीत से वर्तमान को समझने की कुंजी है, ये आप शॉर्ट में बता सकते हैं। इतिहास क्या है, तो इतिहास जो बीते हुए काल खंडों में कोई भी घटना है, तो उसको हम लोग जान के पढ़ के समझ के आगे आने वाली संभावनाएं या उसकी वैसी गलतियों को ना करें, उसको समझने की कुंजी है। यानी इतिहास अतीत से वर्तमान को समझने की कुंजी है, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो इतिहास में जब आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे कि मानव कैसा था। तो सबसे पहले मानव शिकारी या संग्राहक के रूप में था, आदि मानव था। उसके बाद जब मानव का थोड़ा विकास हुआ तो वो कृषि और पशुपालन करना स्टार्ट कर दिया। तीसरा जब आप पढ़ेंगे, तो जब कृषि और पशुपालन करना स्टार्ट कर दिया तो इतिहास में प्रथम नगर यानी अर्बनाइजेशन का
शुरुआत कैसे हुआ, ये सब आप पढ़ेंगे। तो इसमें थोड़ा इतिहास और भूगोल कैसे पूरक है ये भी आप समझने का प्रयास करेंगे कि इतिहास कैसे भूगोल को प्रभावित करता है, इससे आप जोड़ के समझ सकते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं जीवन का आरंभ कैसे हुआ और नर्मदा घाटी का इंपॉर्टेंस क्या है। तो जब आप ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें ये मैप बना होगा, और आप शायद ज्योग्राफी अगर आप पढ़ चुके होंगे या पढ़ रहे होंगे तो आप एटलस खोलिएगा या मैप देखिएगा, ओल्ड मैप या न्यू मैप है उसमें भी देखिएगा कि यहाँ पे नर्मदा घाटी है, नर्मदा बेसिन है। एक दो बेसिन है, एक ब्रह्मपुत्र एक नर्मदा, दो नदी यहीं पे है। तो यहाँ पे जो ये आपको हाईलाइट पॉइंट देखा है, तो नर्मदा नदी के पास ही एक भीमबेटका नामक स्थान है जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। भीमबेटका कहाँ पे पड़ता है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। कहाँ क्या पड़ता है? भीमबेटका। तो ये आपको एक फैक्ट्स के रूप में मैंने बता दिया कि मध्य प्रदेश में भीमबेटका है, और मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में क्या है? भीमबेटका। ये ओल्ड एनसीईआरटी में आपको फैक्ट्स पढ़ने को मिल जाएगा। तो आखेटक और संग्रह, भोजन खुद नहीं उगते होंगे उस समय, बल्कि जंगल के कंद मूल इकट्ठा करते थे और जानवरों का शिकार करते थे। जो आरंभिक मानव थे वो क्या करते थे? भोजन खुद नहीं उगाते थे। जो फूड होता था, जो उनकी खाने की सामग्री होती थी, वो खुद नहीं उगाते थे, बल्कि जंगल से कंद मूल फल वगैरह इकट्ठा करके और जानवरों का शिकार करके वो खुद बनाते थे, वो अपना भोजन प्राप्त करते थे। उसके बाद है जंगलों की संपदा। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि मैं आप सभी के सामने डिस्कस कर रहा हूँ। विषैले और औषधि फलों का गहरा ज्ञान जो पीढ़ी दर पीढ़ी सौंपा जाता था। जब शुरू शुरू में मनुष्य जब आया होगा तो उस समय उसको ऐसा ज्ञान नहीं हुआ होगा कि कौन से फल खाने लायक है और कौन से नहीं खाने लायक है। कुछ गलतियां की होंगी तब उनको पता चला होगा कि हाँ ये फल मीठा है, ये फल कड़वा है। उसके हिसाब से, उसी के हिसाब से उनको पता चला होगा कि जैसे मान लो कि हम लोगों को बुखार लगाओ, या पहले किसी को बुखार लगा होगा, या कोई भी मतलब ऐसी चीज उनके सामने आई होगी जो शरीर में तकलीफ देती होगी या शरीर की कोई भी बीमारी होगी, और उन्होंने कोई चीज को अपने अंदर ऑब्जर्व किया होगा या खाया होगा, उससे उनके शरीर में कोई चेंजेस देखने को मिला होगा या वो ठीक हो गई होगी। तो वो समझ गए होंगे कि ये चीज खाने से हमें ये चीज को पता चलता है और ठीक हो जाती है बीमारियां। तो उसके अनुभव के हिसाब से वो वैसा फलों का उपयोग करते होंगे या औषधियों का उपयोग करते होंगे। तो हमने एक आपको यहाँ पे हाईलाइट करवाया कि भीमबेटिका है, भीमबेटका। तो भीमबेटका के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। नर्मदा घाटी के पास स्थित यहाँ लाखों वर्ष पुराने चित्रकला और मानव निवास के साक्ष्य मिले हैं। तो इसमें क्या मिला है? तो भीमबेटका में क्या मिला है? तो भीमबेटका में लाखों वर्ष पुराने क्या मिला है? चित्रकला का साक्ष्य मिला है। इसमें बताया जाता है कि लगभग 250 ऐसे कुछ चित्रकला या 450 चित्रकला का साक्ष्य मिला है। मतलब यहाँ पे गुफा है और यहाँ पे ऐसे चित्रकला का साक्ष्य मिला है। नर्मदा घाटी के पास स्थित ये लाखों वर्ष पुराने चित्रकला और मानव निवास के साक्ष्य मिले हैं यहाँ पे। अब हम लोग बात कर लेते हैं कृषि की शुरुआत कैसे हुई। और सुलेमान और किरथर पहाड़ी है एक। सुलेमान और किरथर क्या है? तो एक पहाड़ी है। नौ पाषाण क्रांति यानी न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन, ये क्या है? तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। लगभग 8000 वर्ष पूर्व प्रथम फसल यानी पहली बार फसल उगाया गया होगा। और सबसे पहले फसल कौन सी उगाई गई होगी? तो गेहूं सबसे पहले क्या उगाई हो? तो सबसे पहले गेहूं उगाया गया। उसके बाद जौ, गेहूं और जौ उगाने का आरंभ किया गया। 8000 साल पहले, 8000 8000 वर्ष पहले कृषि का साक्ष्य मिलता है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा कि 8000 वर्ष पहले कृषि का साक्ष्य मिलता है। और सबसे पहले कौन सी फसल उगाई गई थी? तो सबसे पहले जौ यानी व्हीट उगाया गया था और गेहूं उगाया गया था। सेकंड में हम लोग पशुपालन की शुरुआत यहीं से मिलती है। 8000 साल पहले पशुपालन की शुरुआत देखने को मिलता है। भेड़ बकरी गाय बैल को पालतू बनाया गया जिससे अस्थायी निवासों यानी गांवों का निर्माण हुआ। उसके बाद प्रमुख स्थल आप मेहरगढ़ के बारे में जानते होंगे। प्रमुख स्थल क्या है? तो मेहरगढ़ है। ठीक है।
मेहरगढ़ में ऐसा माना जाता है कि मेहरगढ़ में ही सबसे पहले आरंभिक मानव का विकास हुआ था। जैसे आप यहाँ पे मैप देख सकते हैं, यहीं पर है सुलेमान और कृथर पहाड़ियाँ, जो कि अब पाकिस्तान में है, वर्तमान में पाकिस्तान में है। और उस समय का जो भारत था, उस समय जो भारत में थी, चावल की खोज, गारो और विंध्य, कृषि स्वतंत्र और क्षेत्रीय विकास। तो गारो पहाड़ी यानी गारो हिल्स मेघालय में स्थित। गारो पहाड़ी कहाँ पे स्थित है? तो मेघालय में स्थित है। यहाँ भी कृषि का स्वतंत्र रूप से तेजी से विकास हुआ है। ठीक है। उसके बाद विंध्य पहाड़ी है, विंध्य हिल्स। विंध्य के ठीक उत्तर में वह भौगोलिक स्थान है जहाँ दुनिया के सबसे पहले चावल यानी राइस उपजाया गया था। यहाँ पे आपको विंध्य की पहाड़ियां देखने को मिलती है, और यहाँ पे आपको गारो हिल्स देखने को मिलते हैं। स्टेट पीसेस का एक फैक्ट है, कोल्डीवा ऐसा स्थान है जहाँ पे प्राचीनतम चावल का साक्ष्य मिलता है। कोल्डीवा ऐसा स्थान है जहाँ पे प्राचीनतम चावल का साक्ष्य मिलता है, और कोल्डीवा में ही प्राचीनतम चावल का साक्ष्य मिलता है। और ये कोल्डीवा स्थान कहाँ है? तो अभी के प्रयागराज में है। प्रथम नगरीकरण, ये सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं। प्रथम नगरीकरण, पक्की ईंटों के मकान। हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता जब पढ़ेंगे उस समय आपको पक्की ईंटों के मकान और सुव्यवस्थित ढंग से कैसे सिंधु घाटी सभ्यता को बसाया गया ये भी आप जानेंगे। सुव्यवस्थित जल निकासी प्रणाली का साक्ष्य हमें सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलता है। और यहाँ पे कुछ ओल्ड मैप दिखाया गया है, इसमें आप देखिएगा कि कैसे नदी है। जैसे ये जो नदी है वो मेन नदी है, ये सिंधु नदी है। और यहाँ पे ये सिंधु नदी यहाँ से आती है ऐसे। मैं आप सभी को फिगर बना के दिखा देता हूँ। सिंधु नदी ये आती है, और इसमें बहुत सारी नदियां मिलती है, जैसे ये झेलम है, रावी है, चिनाब है, ब्यास नदी है, सतलज नदी है। ये सभी नदियां मिलती है। ये देखिए सतलज नदी। 4700 वर्ष पूर्व का नगरीकरण, सिंधु और उसकी सहायक नदियां के किनारे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे उन्नत व्यापारिक नगर फल फूले। यहाँ दुनिया की सबसे पुरानी और सुव्यवस्थित सभ्यता। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि ज्यादातर जो हड़प्पा सभ्यता के स्थल है वो नदियों के किनारे विकसित हुए हैं, और ऐसा क्यों हुआ है ये आप कमेंट करके बता दीजिएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं द्वितीय नगरीकरण यानी गंगा घाटी और मगध के क्षेत्र। सबसे प्रारंभिक के नगरीकरण कब हम लोग को देखना मिलता है? तो सिंधु नदी के किनारे जो नदी सभ्यता बसे यानी सिंधु घाटी सभ्यता है वो प्रथम नगरीकरण का साक्ष्य है। दूसरा हम लोग द्वितीय नगरीकरण पढ़ते हैं, गंगा घाटी और मगध। इसमें हम लोग देखते हैं गंगा जो नदी बेसिन है। तो जैसे आप पढ़ते हैं, जैसे ये भारत का मैप मैंने बनाने का प्रयास किया हूँ। जैसे ये मान लीजिए भारत का, ये भारत है, ठीक है, ये भारत है। तो ऐसे हिमालय है, ये सब हिमालय है। और ये जो क्षेत्र आपको देखने को मिलता है ना, यहाँ का जो क्षेत्र है वो सब गंगा बेसिन है। और गंगा बेसिन में यहाँ पे आपको बिहार देखने को मिलेगा इस वाले एरिया में। और इसी वाले एरिया में मगध एम्पायर का आरंभ हुआ। ठीक है। तो मगध एम्पायर का आरंभ हुआ, तो ये देखिए ये आपका गंगा बेसिन है। और ये जो आपको देखने को मिलता है ना, ये पूरा उपजाऊ है। यहाँ पे मैदान है, गंगा बेसिन का मैदान, यहाँ पे बहुत सारे उपजाऊ मैदान है, यानी सरप्लस एग्रीकल्चर यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे बहुत फसल होते हैं। मगध है, मगध लगभग 2500 वर्ष पूर्व की बात है। मगध एम्पायर उस समय था। अभी मैं थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूँ, जब हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे इसको, हर एक टॉपिक को मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा अगले आने वाले सेशंस में। तो मैं अभी थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू बता रहा हूँ, क्योंकि चैप्टर का नाम है क्या, कब और कैसे। तो थोड़ा थोड़ा आप लोग को ओवरव्यू देना है। तो यहाँ पे सोन, जैसे मगध है वो 3 नदियों से घिरा है। एक तो सोन इधर है, और एक गंगा है, और एक यहाँ पे और एक रिवर है। नदियों से, अब नदी जैसे मगध जो है ना, वो ऊपर जो है वो हिमालय की पहाड़ियों से घिरा हुआ है, उसके साइड में सोन रिवर है। और नदियों का होने का एक क्या इंपॉर्टेंस मिलता है? तो नदियों से सुगम यातायात और व्यापार का साक्ष्य हम लोग को देखने को मिलता है। अब जैसे जंगल था,
तो जंगलों से हाथी और लोहे की खदानों को निकटता यहाँ पे देखने को मिलती है। यूपीएससी मेंस में क्या इसका इंपॉर्टेंस है, भूगोल कैसे इतिहास तय करता है, मगध इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। देश का नामकरण और भारत और इंडिया, तो देश का नामकरण कैसे हुआ, भारत और इंडिया का नाम कैसे, भारत से कैसे इंडिया हो गया या भारत कैसे था। तो संस्कृत में सबसे पहले सिंधु नाम था। सिंधु से ईरानी जब आए, पर्शियन आए, उन्होंने इसको हिंदोस कहा। ईरानियों यूनानियों ने इसको क्या कहा, इंडोस। और अंग्रेजों ने इसको क्या बोल दिया, इंडिया। तो इसलिए इसका सिंधु, हिंदोस, उसके बाद इंडोस और इंडिया नाम पड़ गया। 2500 वर्ष पूर्व ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु नदी के पूर्व की भूमि को इंडिया कहा। 2500 वर्ष पूर्व में ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु नदी के पूर्व की भूमि को इंडिया कहा। अब भारत नाम कैसे पड़ा, इसका एक फैक्ट जान लीजिए। भारत जन कबीले का उल्लेख सबसे पुराने वेद ऋग्वेद में देखने को मिलता है, 3500 वर्ष पूर्व में मिलता है। उत्तर पश्चिम में रहने वाले इसी कबीले के नाम पर भारत नाम पड़ा। भारत कबीला था एक, भारत कबीला था, इसी भारत कबीले के नाम पर भारत नाम पड़ा। और इस भारत कबीले का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है और 3500 वर्ष पूर्व मिलता है। इतिहास के स्रोत यानी पांडुलिपि यानी मेन्यूस्क्रिप्ट, ये आप लोग देख सकते हैं कि मेन्यूस्क्रिप्ट यानी पांडुलिपि कैसे लिखी जाती थी। रिटेन रिटन, जैसे अर्थ क्या होता था, मेन्यू मतलब हाथ होता था, स्क्रिप्ट मतलब लेख, यानी मेन्यूस्क्रिप्ट का मतलब होता था हाथ से लिखा गया स्क्रिप्ट। सामग्री ताड़ के पत्तों, ये ताड़ का पत्ता आपको दिख रहा है ना, इसी ताड़ के पत्तों या हिमालय के भूर्ज पेड़ की छाल पर इसको लिखा जाता था। और विषय विज्ञान, दवाई, धार्मिक मान्यता और राजाओं का जीवन चित्रण इस पांडुलिपि में देखने को मिलते हैं। भाषा कौन सी उपयोग होती थी, तो संस्कृत विद्वानों की भाषा थी, प्राकृत आम जनता की, और तमिल भाषा भी आम जनता की भाषा थी। ये नाजुक होती थी, कई नष्ट हो गई और कई मंदिरों विहारों में सुरक्षित है। इतिहास के स्रोत में दूसरा क्या है, वो अभिलेख है, यानी अभिलेख है। द यूनिडाइंग वर्ड्स यानी हार्ड डेटा, पांडुलिपि नष्ट हो सकती थी, लेकिन जो अभिलेख होते थे वो अमिट होते थे, वो जल्दी से नहीं मिटते थे। कठोर सतहों, पत्थर या धातु पर उकेरे गए लेख, जिनका उपयोग राजा अपने आदेशों, विजय अभियानों और उपलब्धियों को दर्शाने के लिए करते थे। ठीक है। दूसरा है यूपीएससी फैक्ट्स में आप अशोक का कंधार अभिलेख के बारे में पढ़ेंगे। लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख है। यह द्विभाषीय यानी बाइलिंगुअल है, जो यूनानी और ग्रीक और अरमाइक लिपियों में लिखा गया है, अशोक का कंधार अभिलेख। इसके बाद है इतिहास के स्रोत यानी पुरातत्व, आर्कोलॉजिकल स्रोत। जैसे इतिहास के स्रोत में पहला मैंने स्रोत क्या बताया आपको, तो पहला स्रोत था पांडुलिपि, दूसरा स्रोत है अभिलेख, और तीसरा स्रोत क्या है, पुरातत्व। अब पुरातत्व में क्या है कि नवीनतम, न्यूएस्ट, मध्यम यानी इंटरमीडिएट, और प्राचीनतम यानी सबसे ओल्डेस्ट। तो फिजिकल एविडेंस हम लोग को देखने को मिलता है, खुदाई से प्राप्त इमारतें, औजार, बर्तन और आभूषण और सिक्के, ये सब क्या है, पुरातात्विक यानी आर्कोलॉजिकल एविडेंस। जानवरों, हड्डियों से खान पान का पता चलता है। ठीक है। पुरातात्विक स्रोत निष्पक्ष होते हैं, यह आम आदमी के जीवन वास्तविक स्थिति को बताने के लिए सक्षम होते हैं। जले हुए अनाज और दाने राख के रूप में लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। ये सभी आपको पढ़ने को मिलेंगे। अतीत के विविध रूप, एक अतीत या अनेक। एनसीईआरटी का शीर्षक हमारे अतीत बहुवचन क्यों। राजा और रानियां, इनके पास स्थानों की कमी नहीं थी, इन्होंने अपने विजयों का रिकॉर्ड अभिलेखों में बनाया। ठीक है। आम आदमी, किसान, शिकारी हुआ करता था, रोजमर्रा की जद्दोजहद में व्यवस्थित रिकॉर्ड नहीं रख पाते थे। और थोड़ा हम लोग पढ़ते हैं समय की गणना, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। समय की गणना में तिथियों का मतलब आप लोग समझेंगे, बीसी और बीसीई मतलब क्या होता था, और एडी मतलब सी मतलब क्या होता था। बीसीई मतलब होता है, जैसे मान लीजिए 0 है, ईसा मसीह का जन्म हुआ इस समय,
ठीक है, जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था तो ईसा मसीह के जन्म से पूर्व जितनी भी बातें होंगी वो सब हम लोग बिफोर क्राइस्ट यानी ईसवी पूर्व में पढ़ते हैं। और ईसा मसीह के जन्म के बाद की जितनी घटनाएं हैं वो हम लोग एडी यानी एनो डोमिनी ईसवी में पढ़ते हैं। और बीसी को हम लोग बीसीई यानी बिफोर कॉमन एरा भी पढ़ते हैं। और सीई मतलब हम लोग कॉमन एरा भी पढ़ते हैं। उल्टी गिनती, जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे जीरो, तो जीरो से जितनी भी पीछे मतलब ईसा मसीह के जन्म से हम लोग जितनी पीछे जाएंगे तो 500 बीसी 200 बीसी से अधिक पुराना है। जो 500 बीसी है वो 200 बीसी से क्या है, अधिक पुराना है। सीधी गिनती ईश्वर का। हाँ, यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं सेकुलर धर्मनिरपेक्ष से आजकल बीसी की जगह हम लोग बीसीई और एडी की जगह हम लोग सी का प्रयोग करते हैं। मतलब सेकुलर ऐसे भावना को रखने के लिए हम लोग ईसा मसीह के जन्म को छोड़कर हम लोग बीसीई यानी बिफोर कॉमन एरा का उपयोग करते हैं और सीई यानी कॉमन एरा का उपयोग करते हैं। ऐसा मतलब ऐसा ना लगे कि किसी एक धर्म पे ये सब बातें आधारित है। ठीक है, इसके बाद हम लोग थोड़ा रिवीजन करने का प्रयास करते हैं खुद को पढ़ के। ये एमसीक्यू 5 एमसीक्यू मैंने आपको लिए बनाया है। अशोक का कंधार अभिलेख मुख्य रूप से किन दो लिपियों में उकेरा गया था? तो ये यूनानी और ग्रीक, इसको आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला सबसे पहले कहाँ गेहूं और जौ का उगाना उगना प्रारंभ किया गया था? तो सुलेमान और किब्बत पहाड़ियों में। सबसे पहले चावल या चावल का उपयोग कहाँ पे हुआ था? तो विंध्य पहाड़ियों में के उत्तर में। प्राचीन पांडुलिपियां यानी आम तौर पे किस पर लिखी जाती थी? तो ताड़पत्रों या भुर्ज के पेड़ की छाल पर। और मिस्र वह प्रसिद्ध शहर जहां से 3 अलग अलग लिपियों वाला पत्थर मिला है तो उसको हम लोग बोलते हैं रोसेटा। फील्ड नोट्स आप लोग खुद को परख सकते हैं। इंडिया शब्द लाइट कट गया तो थोड़ा आप लोग समझ सकते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। इंडिया शब्द की उत्पत्ति किस नदी के नाम से हुई है? तो सिंधु। प्रथम नगरों का विकास लगभग 4700 साल पहले किस नदी के किनारे हुआ? तो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे। 2500 वर्ष पूर्व गंगा और सोन के किनारे विकसित विशाल साम्राज्य का नाम क्या था? तो मगध नाम था। तिथियों के संदर्भ में बीसीई का पूर्ण रूप क्या है? तो बिफोर कॉमन एरा। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नर्मदा घाटी में रहने वाले आरंभिक लोग मुख्य रूप से क्या करते थे? तो नर्मदा घाटी में रहने वाले आरंभिक लोग मुख्य रूप से शिकारी थे, आखेटक थे और खाद्य संग्राहक थे। खेती नहीं करते थे, जंगलों और शिकार पर निर्भर रहते थे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके बता दीजिएगा। चूंकि लाइट कट चुका है तो थोड़ा आप कंप्रोमाइज कर लीजिएगा। और इस वीडियो में मैं और क्या सुधार कर सकता हूँ ये आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं। और मैं कैसे वीडियो को बनाऊं और किन टॉपिक पे आप वीडियो वीडियो लाऊं, ये सब टॉपिक भी आप कमेंट कर दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट कर दीजिएगा। कुछ गलती हुई हो तो उसको भी हाईलाइट कर दीजिएगा। और इसमें हम लोग क्या सुधार कर सकते हैं ये भी आप कमेंट करके बता दीजिएगा। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, एक नए इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। और